हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। मेरा नाम है अक्षय मिश्रा और आप पढ़ रहे हैं हमारे क्लास 11th फिजिक्स की सीरीज। तो प्रीवियस वीडियो में हमने अपना चैप्टर शुरू कर दिया था थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, और प्रीवियस टॉपिक हमने क्या पढ़ा था, ट्रिपल पॉइंट के बारे में पढ़ा था और लेटेंट हीट के बारे में पढ़ा था, और कैसे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं वो चीजों के बारे में देखा था कि मतलब कहीं पे फेस चेंज हो रहा है तो वो जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो दो प्रकार की हीट लेगा, एक तो लेटेंट हीट भी लेगा और जो नॉर्मल उसकी हीट रहती है, जितना भी सेंसेबल हीट जिसको हम बोलते हैं, कितना भी टेम्परेचर तक जाने के लिए वो हीट लेगा। तो ये सब चीजें हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ी। अब जो हमारा ये वाला वीडियो होगा, ये इस वीडियो में हम क्या करेंगे, अपना हीट ट्रांसफर वाला पार्ट शुरू कर देंगे जो इसी चैप्टर का है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये वाला लेक्चर। यदि आप चैनल में नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वाला हमारा कौन सा पार्ट है, 5th पार्ट है इस चैप्टर का। ओके, तो बिल्कुल वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। प्रीवियसली हमने क्या क्या टॉपिक्स पढ़ लिया है, प्रीवियसली हमने ट्रिपल पॉइंट के बारे में पढ़ा और लेटेंट हीट के बारे में पढ़ा, और इसके ऊपर के सारे हमने टॉपिक्स क्या किए हैं, प्रीवियस 4 पार्ट में हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब जो हमारा आज के वीडियो का टॉपिक होगा वो क्या होगा, हीट ट्रांसफर के ऊपर होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में देखेंगे। तो मतलब ये लेक्चर और इसके बाद वाले लेक्चर में क्या होगा कि ये चैप्टर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर क्या हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर जो इससे ही थोड़ा सा रिलेटेड रहेगा, थर्मोडायनेमिक्स, उसको हम क्या करेंगे, शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना लेक्चर। फर्स्ट हम बात करते हैं हीट ट्रांसफर के बारे में। तो हमारा टॉपिक रहेगा हीट ट्रांसफर। शुरू करते हैं। सबसे पहला, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हम जानते हैं हीट क्या है, एक फॉर्म है एनर्जी का। हम बोलते हैं एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट बोलते हैं, और हीट की यूनिट्स भी क्या होती है, जूल्स होती है। तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो फ्लो होती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, किसके कारण, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण। ये चीज हम जानते हैं। हीट कैसे फ्लो होती है, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में फ्लो होती है। हमने कैलोरी थ्योरी ऑफ हीट देखी है इसी चैप्टर के स्टार्टिंग में, जो क्या बोलता है, हीट एक ओडरलेस इनविजिबल फ्लूइड है जिसको हम क्या कर सकते हैं, जिसको हम सिर्फ फ्लो होते हुए देख सकते हैं हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में। तो किस कारण फ्लो होती है, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण फ्लो होती है। कोई बॉडी हॉट होगी और कोई बॉडी कोल्ड होगी, तो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में क्या होगी, हीट ट्रांसफर होगी। ठीक है, तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाती है, एनर्जी का फॉर्म है, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण फ्लो करती है। अब हीट किस फॉर्म में फ्लो होती है, तो हीट फ्लोज इन द फॉर्म ऑफ, 3 फॉर्म में फ्लो होती है, रेडिएशन, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन और मॉलिक्यूलर मूवमेंट। रेडिएशन में हीट कैसे फ्लो होती है, इसका एकदम बेस्ट एग्जांपल है जिससे सन से हीट हमारे अर्थ में आती है। जब सन से हीट हमारे अर्थ में आती है तो बीच में कोई भी मीडियम नहीं है, पूरा एम्प्टी स्पेस है। तो जनरली हमने क्या देखा है, फर्स्ट कंडक्शन में कंडक्ट करके आती है, कन्वेक्शन में एयर के थ्रू आती है। तो रेडिएशन में जब हीट ट्रांसफर होती है तो वो वेव्स के फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में ट्रांसफर होती है, उसको कोई मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। सेकंड आता है हमारा क्या, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन। हमने प्रीवियसली ये देखा है कि किसी भी बॉडी का टेम्परेचर कैसे होता है, उसके मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स के कारण होता है। और मॉलिक्यूल्स कितने प्रकार का मूवमेंट करते हैं, रोटेशनल, ट्रांसलेशन और वाइब्रेशन। ये 3 प्रकार का मूवमेंट पढ़ते हैं, हमने चैप्टर के इंट्रोडक्शन में ये चीज देखी है। तो किसी के भी मॉलिक्यूल्स कितना तेजी से कंपन कर रहे हैं वो डिसाइड करेगा कि उस बॉडी का टेम्परेचर क्या है। यदि किसी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, 100-120 डिग्री सेल्सियस है, चाहे वो कोई भी हो, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कुछ भी हो, तो इसका मतलब ये है कि उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो उतने स्पीड से क्या कर रहे होंगे, कंपन कर रहे होंगे। मतलब उतनी उनकी काइनेटिक एनर्जी होगी जो क्या करेगी, एक साथ फ्रिक्शन में एक प्रकार की थर्मल एनर्जी रहेगी वो उनकी, और वही उस बॉडी की हीट डिफाइन करेगी। तो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन से कैसे हीट ट्रांसफर होती है, इसको हम बोलते हैं कंडक्शन। जैसे कोई भी गर्म बॉडी है, उसका टेम्परेचर मान के चलिए 100 डिग्री सेल्सियस, एक सॉलिड बॉडी, तो इसका मतलब यह है कि उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो 100 डिग्री टेम्परेचर के हिसाब से क्या कर रहे हैं, कंपन कर रहे हैं अपनी जगह में। एकदम मॉलिक्यूलर लेवल पे होता है, हम उसको देख नहीं सकते, मगर यही बॉडी का टेम्परेचर डिफाइन करती है। और यदि हम उस बॉडी को टच करेंगे, जो बॉडी 100 डिग्री सेल्सियस में, तो हमारा हाथ भी क्या होने लग जाएगा, गर्म होने लग जाएगा। ऑब्वियसली बात है, जल भी जाएगा, मगर धीरे से गर्म होगा अपना हाथ। तो इसका मतलब क्या है, जो उसके मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन है वो हमारे हाथ में ट्रांसफर हो रहे हैं। और जब वो ट्रांसफर होगी हीट उस बॉडी से कोल्ड, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में, तो हमारे जो मेरा हाथ है उसके मॉलिक्यूल्स भी क्या हो जाएंगे, उसी लेवल का कंपन करने लग जाएंगे। एग्जैक्टली पूरा 100 डिग्री ट्रांसफर हो गया तो मेरे हैंड्स के भी मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, 100 डिग्री के हिसाब से कंपन होने लग जाएंगे। तो सेकंड वाला क्या होता है, हमारा कंडक्शन होता है, जिसको हम बोलते हैं फिजिकल कांटेक्ट से। कोई भी चीज गर्म है, उससे आप कोई भी चीज अटैच कर दीजिए तो वो भी गर्म होने लग जाएगी, क्योंकि हीट उसमें फ्लो होने लग जाएगी। इसका मतलब क्या है, उसके मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन उस बॉडी में वो क्या होने लग जाएंगे, ट्रांसफर होने लग जाएंगे। तो जब दोनों बॉडी सेम टेम्परेचर पे आ जाएगी, मतलब दोनों बॉडी के मॉलिक्यूल्स सेम जैसे क्या कर रहे हैं, कंपन कर रहे हैं। थर्ड होता है हमारा, फर्स्ट सेकंड वाले को हम बोलते हैं कंडक्शन, इसको हम एकदम डिटेल में देखेंगे। थर्ड होता है हमारा मॉलिक्यूलर डिस्प्लेसमेंट।
सिंपल सा, इसका एकदम सिंपल एग्जांपल ये है, हम हमेशा से बोलते हैं गर्म हवा हमेशा ऊपर की तरफ जाती है। जब भी एयर गर्म होती है वो क्या हो जाती है, लेस डेंस हो जाती है और वो उड़ के ऊपर चले जाती है। जो भारी हवा रहती है, कोल्डर हवा, वो नीचे सेटल हो जाती है। तो ये चीज में, ये किस में होता है, जनरली गैसेस में होता है, या हम बोले लिक्विड्स में होता है। लिक्विड्स में जब भी उसके पार्टिकल्स गर्म होते हैं, उनको एनर्जी मिल जाती है, वो इधर उधर क्या करने लग जाते हैं, मूव करने लग जाते हैं। गैस गर्म हुई तो सीधा वो उड़ जाएगी, मतलब क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल्स का मोशन हो रहा है, और इसको हम बोल सकते हैं मॉलिक्यूल डिस्प्लेस हो रहे हैं। इसका मतलब जो थर्ड फॉर्म ऑफ हमारा हीट ट्रांसफर है, इसमें क्या होगा, मॉलिक्यूल गर्म होकर सीधा मूव करने लग जाएगा। वाटर के मॉलिक्यूल्स को हम गर्म करते हैं तो वो धीरे 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 क्या होने लग जाते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस में गए स्टीम में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जैसे ही वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हुए वो क्या होंगे, पूरे उड़ जाएंगे। तो इसका मतलब खुद वाटर का मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, मूव हो रहा है जब उसको हीट मिल जा रही है। तो ऐसे प्रकार के हम हीट ट्रांसफर को क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन बोलते हैं। तो ये 3 प्रकार से हीट ट्रांसफर होता है, इसी को हम क्या करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, तो द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर, the process of heat flow collectively known as heat transfer। तो कहीं पे भी हीट का ट्रांसफर हो रहा होगा तो वहां पे तीनों चीज होगी, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन, डिस्प्लेसमेंट और रेडिएशन। तीनों हीट फॉर्म प्रेजेंट होंगे हर एक जगह में। कहीं भी हीट ट्रांसफर हो रहा है तो ऐसा होगा नहीं कि एक फॉर्म में मगर दूसरा फॉर्म ना हो, बट हम कैलकुलेशन उसका लेते हैं जो फॉर्म वहां पे क्या रहेगा, डोमिनेंट रहेगा। कहीं पे भी हीट ट्रांसफर हो रहा है, अब उससे टच करके हीट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट में, तो वहां पे कंडक्शन क्या हो गया, डोमिनेंट हो गया। ऐसा नहीं है, कोई भी बॉडी हो जो बॉडी का टेम्परेचर 0 केल्विन के ऊपर है, हमने टेम्परेचर के ऊपर बहुत लंबा डिस्कशन किया है कि 0 केल्विन ही कितना नीच, मतलब कितना डाउन टेम्परेचर होता है, वो -273.15 डिग्री सेल्सियस का रहता है, मतलब डिग्री सेल्सियस में भी -273 नीचे। तो 0 केल्विन से ऊपर यदि कोई बॉडी 1 केल्विन में भी है ना, तो भी वो क्या करेगी, हीट रेडिएट करेगी। तो नॉर्मल बॉडीज तो 21-22 डिग्री सेल्सियस में रहती है, तो वो सब बॉडीज, जितनी भी बॉडी 0 केल्विन के ऊपर रहती है, वो सब कुछ ना कुछ फॉर्म में हीट रेडिएट करती है, भले वो हीट बहुत कम रहती है। तो कहीं पे भी हीट ट्रांसफर होगा वहां पे तीनों फॉर्म प्रेजेंट रहेंगे। कहीं पे भी कोई बॉडी गर्म है तो उसके पास आसपास एयर तो रहेगी, जब तक वो अर्थ में है तो ऑब्वियस ही बात है एयर भी उससे अटैच होगी और वो हीट कैरी करेगी। बट जो सबसे डोमिनेंट फॉर्म रहता है वहां पे हम क्या करते हैं, उसके ऊपर कैलकुलेशन करते हैं। तो तीनों हीट फॉर्म प्रेजेंट रहते हैं, और ये तीनों जो हीट के जो फॉर्म रहते हैं जिससे हीट ट्रांसफर होता है, इस तीनों को एक साथ मिलाएं हम तो इसको हम बोलते हैं प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यदि हम एक डायग्राम से देखें तो यहां पे एक कंटेनर है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, वाटर को गर्म कर रहे हैं वुड की मदद से। वुड में हम फायर लगा के उसको हम क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। तो जैसे ही वाटर को हम गर्म करेंगे तो यहां पे आप देख सकते हैं कि तीनों फॉर्म प्रेजेंट है, बट यहां पे जो सबसे डोमिनेटिंग फॉर्म होगा उसके ऊपर हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। बाकी दो जिससे थोड़ी बहुत कम हीट ट्रांसफर होती है उसको हम क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो जहां भी हीट ट्रांसफर होगा तीनों फॉर्म प्रेजेंट रहेंगे, बस सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, उसके ऊपर हम कैलकुलेशन करेंगे। तो जैसे हम वाटर को हीट करेंगे, ऊपर के मॉलिक्यूल्स क्या होने जाएंगे, थोड़ी थोड़ी भाप निकलने लग जाती है, वाटर हीट होने लग जाता है। तो इसका मतलब वो क्या हो रहा है, कन्वेंशन हो, मतलब क्या हो रहा है, हमारा कन्वेक्शन हो रहा है वहां पे। मतलब मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, डिस्प्लेस हो रहे हैं, उड़ रहे हैं। तभी ऊपर वाले पोर्शन में क्या है, मॉलिक्यूलर डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन बोलते हैं। मॉलिक्यूल्स क्या होने लग जाएंगे, उड़ने लग जाएंगे, धीरे धीरे वेपोराइज होने लग जाएंगे मॉलिक्यूल्स। ओके, तो एक फॉर्म दिखा हमें। यदि हम इस फायर में यदि हम एक रॉड को प्लेस कर दें और यहां पे हम रॉड को क्या करें, ऐसे पकड़ के रखें, तो ये रॉड में क्या होगी, हीट ट्रांसफर होने लग जाएगी। कैसे हीट ट्रांसफर हो रही है, फिजिकल कांटेक्ट के कारण हो रही है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंडक्शन होगा इस रॉड में। यदि इस रॉड को हम फायर में यदि हम एकदम उसको घुसेड़ दें तो क्या होगी, पूरी हीट ट्रांसफर होने लग जाएगी मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल। मतलब जो यहां पे जो वाइब्रेशन होगा फायर का, वो क्या होगा, इसके मॉलिक्यूल्स को क्या करने लग जाएगा, जैसी इससे हीट फ्लो होगी तो इसके अंदर के मॉलिक्यूल्स भी क्या होने लग जाएंगे, उतने स्पीड से कंपन होने लग जाएंगे, मतलब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लग जाएगा। ऐसे ही क्या होगा, हीट ट्रांसफर होगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंडक्शन बोलेंगे, जो फिजिकल टच करने के कारण से क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। सेकेंड चीज, यदि इस पोर्शन में हम अपना ऐसे हाथ रखें, जितना आपको पिंक रंग का पोर्शन दिख रहा है, यदि हम यहाँ पे ऐसे हाथ रखें तो आप देखिएगा कि कभी भी आग के पास आप बैठे रहते हैं, आप ऐसे करेंगे तो आपको एकदम ज्यादा हीट लगती है। उसको हम क्या बोलते हैं, एक प्रकार का वो रेडिएशन है। एयर तो ठीक है, एयर भी होगी वहां पे तो कन्वेक्शन हो गई, बट जब भी आपको कोई हीट लगती है वेव्स के फॉर्म में, जैसे हम नॉर्मल एक इसका एग्जांपल है, यहाँ पे हम ऐसे हाथ करें, जब भी ठंड के टाइम में हम आग सेकते हैं तो ऐसे करते हैं, तो वो एक प्रकार का क्या रहता है, एक प्रकार का वो क्या रहता है, रेडिएशन फॉर्म में हीट आपको वहां से मिल रही है। तो तीनों मूड्स यहाँ पे प्रेजेंट है, आप देख सकते हैं। तो ये क्या है, एग्जांपल।
मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन मतलब कंडक्शन, ऊपर से मॉलिक्यूल्स वेपोराइज होंगे तो एक प्रकार का क्या है, ये कन्वेक्शन है। और जो वेव्स के फॉर्म में हीट एनर्जी मिलेगी, यदि हम यहाँ पे अपना हाथ रख दें तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेडिएशन के फॉर्म में बोलेंगे। एग्जाम्पल क्या है, सन से जो हीट अर्थ में आती है वो पूरा रेडिएशन के फॉर्म में आती है, क्योंकि बीच में तो स्पेस एम्प्टी है, कोई चीज तो ऐसी है नहीं जो क्या करेगी, हीट कैरी करेगी। ओके, तो तीन मूड्स क्या होते हैं हमारे हीट ट्रांसफर के, हीट तीन प्रकार से ट्रांसफर होती है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। रेडिएशन वहां होता है जहां खाली जगह है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में होता है, जैसे लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उस फॉर्म में होता है। कन्वेक्शन लिक्विड्स में होता है, लिक्विड पार्टिकल्स डिस्प्लेस हो जाते हैं, हीट लेके मूव करने लग जाते हैं, दूसरे पार्टिकल को स्ट्राइक करते हैं, उसके पास हीट आ जाती है। कंडक्शन फिजिकल कॉन्टैक्ट से होता है हमारा। तो ये क्या है, हमारे तीन फॉर्म है हीट ट्रांसफर के। इन तीनों प्रकार से ही क्या होती है, हीट ट्रांसफर होती है। हीट ट्रांसफर एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है, यदि आप आगे जाके देखेंगे तो, मतलब इसमें थर्मोडायनेमिक्स से थोड़ा सा अलग रहता है। थर्मोडायनेमिक्स में भी हम क्या करते हैं, हीट के ऊपर एनालिसिस करते हैं, बट वहां पे हम हीट को टाइम के साथ नहीं देखते हैं। हीट ट्रांसफर में हम क्या करते हैं, हीट को हम टाइम के साथ डिफाइन करते हैं कि कैसे फ्लो हो रही। तो फर्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं हम अपना, कंडक्शन। कंडक्शन मतलब कैसे हीट ट्रांसफर होगी, फिजिकल कॉन्टैक्ट से, टच करके फ्लो होगी हीट। तो ट्रांसफर ऑफ हीट बाय मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन, या हम बोल सकते हैं एटॉमिक सब एटॉमिक लेवल पे क्या होगा, मॉलिक्यूलर कोलाइड होंगे एक दूसरे से। मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन मतलब कंपन कर रहे हैं, तीन प्रकार का मोशन करते हैं, रोटेशनल, ट्रांसलेशन, वाइब्रेशन। अंदर एटॉमिक लेवल में देखें तो इसमें कैसे हीट ट्रांसफर होगी, फिजिकल कांटेक्ट से। एक मॉलिक्यूल क्या करेगा, अपना वाइब्रेशन जो उसको टच कर रहा है, यदि इसका वाइब्रेशन ज्यादा है तो जो दूसरी चीज उसको टच कर रही है वो अपना वाइब्रेशन उसको ट्रांसफर कर देगा, मतलब वो चीज गर्म होने लग जाएगी अब, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल सब ज्यादा तेजी से कंपन कर रहे हैं। तो वही, और जो किसी का भी वाइब्रेशन होता है, मोशन होता है मॉलिक्यूल का, वही उस बॉडी का टेम्परेचर डिफाइन करता है। In this process there is no change in molecular position। तो कंडक्शन में क्या होता है, कंडक्शन में कोई भी मॉलिक्यूल्स की पोजीशन चेंज नहीं होती। इसका अपोजिट क्या होगा, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या होता है, लिक्विड गैस के पार्टिकल्स हीट लेके उड़ जाते हैं। कंडक्शन किसमें होगा, सॉलिड्स में होगा। तो यहाँ पे सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स डिस्प्लेस नहीं होंगे, वो भले अपनी जगह में ही कंपन कर रहे हैं अपने एटॉमिक लेवल में, मगर वो क्या होंगे, मूव नहीं होंगे, वो गर्म रहेंगे, और उनको कोई दूसरी चीज टच करेगी, फिजिकल कॉन्टैक्ट करेगी, तो उसमें हीट फ्लो हो जाएगी, जो चीज ठंडी रहेगी। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स मूव नहीं करते हैं। इसका सेकंड वाला क्या है, कन्वेक्शन, जिसमें मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, जो गैस और लिक्विड में होता है। कंडक्शन पूरा सॉलिड्स में होता है, तो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स तो अपनी इंटर एटॉमिक फोर्सेस के कारण ऐसा बाउंड रहते हैं कि वो मूव तो नहीं कर सकते। इंटर एटॉमिक लेवल पे भले वो वाइब्रेट करेंगे, तो मॉलिक्यूल्स अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते। हेंस नो मास ट्रांसफर, मतलब कोई भी क्या होता है, यहाँ पे मास ट्रांसफर नहीं होता है, कोई भी प्रकार का मास का लेन देन नहीं होता इसमें। ओके, मास मूवमेंट, या हम बोले मास मूवमेंट के बारे में, कोई भी मास यहां पे मूव नहीं करता, बस पार्टिकल्स अपना वाइब्रेशन क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को, जो ऑब्जेक्ट उसको क्या कर रहा है, टच कर रहा है। और जिस ऑब्जेक्ट को वो टच कर रहा है वो ऑब्जेक्ट क्या है, एकदम हॉट है। इट हैपेंस इन सॉलिड्स, ये किसमें होता है, सॉलिड्स में होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो कंडक्शन समझने के लिए हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, थर्मल कंडक्टिविटी जानना। थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज होती है। कौन सा सॉलिड कितने तेजी से हीट कंडक्ट करेगा, ये डिफाइन करती है। जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा, वो सॉलिड क्या होगा, जल्दी हीट कंडक्ट कर लेगा। जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी कम, वो एकदम आराम से हीट कंडक्ट करेगा। देखते हैं, द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू कंडक्ट हीट थ्रू इट इज नोन एज थर्मल कंडक्टिविटी। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की एबिलिटी जो उसके अंदर हीट कंडक्ट करेगी, उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी बोलते हैं। इसका एग्जांपल हम यदि एकदम बेसिक से समझें तो हम एक कंटेनर में चाय बनाते हैं, आप देखे होंगे, पतीला जो भी बोलते हैं उसको हम, उसमें आप जब भी कोई भी हम टी बनाते हैं या चाय बनाते हैं तो उसको हम गैस के ऊपर रखते हैं। तो जो कंटेनर होता है वो गैस की गर्मी से क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो वो एक उस जो मटेरियल है जिसमें चाय बन रही है, वो मटेरियल में क्या होगी, उस मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू यदि हम उसके हैंडल की बात करें। उसका जो हैंडल रहता है वो ऐसा रहता है कि हम यदि उसको पकड़े तो हमारा हाथ गर्म ना हो, ऐसी हैंडल रहता है। मतलब क्या रहता है, एक प्रकार का इंसुलेटर रहता है। तो जो भी इंसुलेटिंग मटेरियल्स होते हैं उनकी क्या होती है, थर्मल कंडक्टिविटी एकदम कम होती है, मतलब वो हीट कंडक्ट करेंगे ही नहीं करेंगे। बहुत ज्यादा हीट उसमें आप दें तो थोड़ा बहुत वो गर्म हो जाए, बट मैक्सिमम टाइम में वो क्या करेंगे, हीट कंडक्ट नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या है, जो भी कंडक्टर्स होते हैं उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं जो क्या करते हैं, इधर उधर ट्रांसफर कर देते हैं हीट को। इंसुलेटर्स जितने भी होते हैं उसमें बिल्कुल भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। ये कारण है किसी भी चीज के कंडक्शन का। दो प्रकार का कंडक्शन होता है, एक हीट का, एक इलेक्ट्रिसिटी का। दोनों के कारण कौन है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही है।
ये चीज आप और एकदम जाके अच्छे से पढ़ेंगे कंडक्शन को, जब आप 12th में जाएंगे तब वहां पे इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के बारे में देखेंगे, तब आपको और समझ में आएगा। तो वो अलग है, वो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन है। यहां पे हम हीट कंडक्शन की बात कर रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही करेंगे, फिजिकल कॉन्टैक्ट के कारण अभी हम देख रहे हैं। तो जो भी मटेरियल जो जल्दी हीट कंडक्ट करता है उसको हम बोलेंगे उस मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा है, जो धीरे धीरे हीट कंडक्ट कर रहा है उसकी बोलेंगे हम थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, कम है। ये एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, हर मटेरियल की अलग अलग थर्मल कंडक्टिविटी होगी। हीट कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज टाइम रेट ऑफ हीट फ्लो इन ए मटेरियल फॉर ए गिवन टेम्परेचर डिफरेंस। तो हीट कंडक्टिविटी क्या होती है, हमारा एक प्रकार का हीट का टाइम के साथ रिलेशन रहता है कि कितने टाइम में कितनी हीट फ्लो हो रही है। थर्मल कंडक्टिविटी को यदि हम डिफाइन करें तो टाइम के हिसाब से हीट का हम फ्लो देखेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, थर्मल कंडक्टिविटी बोलेंगे फॉर ए गिवन टेम्परेचर डिफरेंस। ऑब्वियस ही बात है, हीट कैसे फ्लो करेगी, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण ही फ्लो करेगी। यदि मैं दो ऑब्जेक्ट ले लूं, दोनों 25 डिग्री सेल्सियस में, तो दोनों में से बिल्कुल हीट फ्लो नहीं होगी। एक टेम्परेचर यदि 50 डिग्री सेल्सियस में, अगला 25 डिग्री सेल्सियस में, तो 50 डिग्री सेल्सियस वाले से हीट जाएगी 25 डिग्री सेल्सियस में, इसका टेम्परेचर कम होगा, इसका बढ़ेगा, और दोनों कहां आएंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में आएंगे। इसका मतलब 50 से इसका टेम्परेचर गिर के 30 हो जाएगा, इसका 25 से बढ़ के 30 हो जाएगा। जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा तब क्या होगी, हीट फ्लो होनी बंद हो जाएगी। ओके, तो हमने देखा क्या होती है थर्मल कंडक्टिविटी, और जो हमारा हीट कंडक्टिविटी है उसके बारे में देखा कि हीट कंडक्ट, कोई भी चीज हीट कंडक्ट कर रही है मतलब समय के साथ उसके अंदर हीट कैसे फ्लो कर रही है, इसको हम बोलेंगे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर डिफरेंस में। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं और क्या करते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी को क्या करते हैं, हम डिराइव करते हैं कि कैसे हम निकालते हैं, और हीट ट्रांसफर सॉलिड्स में, कंडक्शन में कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, उस चीजों के बारे में देखते हैं। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं। यदि हम ऐसे एक रॉड एज्यूम कर लें, ये क्या है, सर्कुलर रॉड है, एक सर्कुलर रॉड है, और इसके दोनों एंड में क्या है, दो ठो बॉडीज अटैच्ड है। एक बॉडी अटैच कर देते हैं हम, जो क्या हो गया, ये ऐसे दो बॉडी के बीच में क्या है, ऐसे लगा हुआ है। ये एक बॉडी अटैच कर देते हैं इससे, और इस तरफ से भी एक बॉडी को अटैच कर देते हैं। मतलब इसको यदि हम इमेजिन करें तो एक रॉड है और ऐसा दो बॉडी के बीच में क्या है, वो ऐसा फिक्स्ड है, जैसे आपको डायग्राम दिख रहा है। ओके, अब यदि हम यहाँ पे टेम्परेचर की बात करें तो जो ये बॉडी है, इस बॉडी का टेम्परेचर क्या है, T1, और सेकेंड बॉडी का टेम्परेचर है हमारा T2, और हम ये चीज मान रहे हैं कि जो T1 टेम्परेचर है वो क्या है, बड़ा है T2 टेम्परेचर से, कितना भी बड़ा हो सकता है, अभी हम बस एज्यूम कर रहे हैं T1 टेम्परेचर क्या है, बड़ा है T2 से। और ये जो रॉड है, ये रॉड का एरिया क्या है, ये रॉड का एक एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब ये वाला पाई आर स्क्वायर, उसका सर्कुलर एरिया हम देख रहे हैं, जो एरिया परपेंडिकुलर है यहाँ पे। मतलब जैसे इस पेन की बात करूं तो ये जो इसका सर्कुलर एरिया है, इसके बारे में क्रॉस सेक्शनल एरिया हम बोल रहे हैं। ओके, जो क्या है, ए। और इस रॉड की लेंथ कितनी है, हमारी L, रॉड की लेंथ है L। ओके, तो अब क्या होगा, यहां पे टेम्परेचर डिफरेंस होने के कारण, क्योंकि T1 बड़ा है T2 से, तो क्या होगा, हीट फ्लो होगी इसमें। और क्या है, दोनों चीज अभी टच में है, सब कांटेक्ट में है, तो इसका मतलब क्या है, दोनों तीनों चीजें फिजिकल कांटेक्ट में है, मतलब कौन सा मूड आएगा, कंडक्शन आएगा, यहाँ पे कंडक्ट करेगा। ठीक है, इस बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है तो इसके मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस इसमें ट्रांसफर होने लग जाएंगे, और हीट क्या होने लग जाएगी, फ्लो होने लग जाएगी यहाँ पे, क्योंकि इसका टेम्परेचर कम है। पहले इसमें हीट आएगी, फिर यहां से हीट क्या हो जाएगी, इसमें चले जाएगी। तीनों बॉडीज क्या है यहाँ पे, हमारे क्या है, कंडक्टर। और यदि हम यहाँ पे हीट फ्लो का डायरेक्शन देखें कि हीट कैसे फ्लो होगी, तो हीट कैसे फ्लो होती है, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर। इसका मतलब हीट फ्लो का डायरेक्शन कैसा होगा, ऐसा, और मैं इसको Q से डिनोट कर देता हूं। ओके, अभी हम हीट फ्लो रेट नहीं देख रहे हैं, अभी हम बस हीट को डिफाइन कर रहे हैं। हीट फ्लो रेट को हम H से डिफाइन कर देंगे, देखेंगे वो चीज को। तो हीट क्या होगी, इस डायरेक्शन में फ्लो होगी। और कैसे डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, जिस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, हमारा टेम्परेचर कम हो रहा है। ऑब्वियसली बात है, गर्म बॉडी से ठंडी बॉडी में हीट जाएगी। ओके, तो यदि अब हम स्टडी स्टेट के बारे में बात करें, इन स्टडी स्टेट, अब स्टडी स्टेट का मतलब क्या है यहां पे, कि जो हीट का फ्लो है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। मतलब हीट ना कांस्टेंट फ्लो, मतलब
Q/T का जो रेशियो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, एक पर्टिकुलर वैल्यू रहेगी मगर वो चेंज नहीं होगा। इसका मतलब ये होता है, स्टडी हीट फ्लो का मतलब ये होता है कि टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। यदि ये T1 T2 की वैल्यू बार बार चेंज हो रही है, ठीक है T1 बड़ा है T2 छोटा है, मगर T1 बड़ा भी बार बार उसकी वैल्यू चेंज हो रही है और T2 छोटा भी है उसकी बार बार वैल्यू चेंज हो रही है, तो हीट फ्लो रेट चेंज हो जाएगा। हीट अलग अलग अमाउंट में फ्लो होगी टाइम के साथ, तो वो क्या हो जाएगा, अनस्टडी फ्लो हो जाएगा। टाइम के साथ कोई चीज चेंज नहीं हो रही है तो इसका मतलब हम उसको बोलेंगे स्टडी, मतलब टाइम के साथ किसी चीज की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, वो वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। तो यहां पे हम स्टडी स्टेट एज्यूम करते हैं। इसका मतलब क्या है कि T1 और T2 की वैल्यू टाइम के साथ चेंज नहीं होगी। T1 जो भी टेम्परेचर मेंटेन है, मान के चलते हैं T1 50 डिग्री है, T2 25 डिग्री है, तो वो 50 ही डिग्री रहेगा हमारे पूरा एनालिसिस करते तक। ऐसा नहीं होगा कि उसका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। ओके, रियल लाइफ में हो सकता है चेंज, रियल लाइफ में तो हवा चलते रहेगी, ठंडा हो जाएगा, मगर जब हम डेरिवेशन कर रहे हैं तो नहीं होगा उसका टेम्परेचर चेंज, ऐसा हम मान रहे हैं, स्टडी फ्लो मान रहे हैं हम हीट का यहाँ पे। ओके, तो टेम्परेचर टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, मतलब हीट की वैल्यू टाइम के साथ क्या रहेगी, चेंज नहीं होगी, कांस्टेंट रहेगी। एक जो पर्टिकुलर हीट फ्लो रेट है, जितना रेट ऑफ हीट यहां पे फ्लो हो रहा है उतना रेट ऑफ हीट भी क्या होगा, यहीं पे फ्लो होगा। हर एक सेक्शन में क्या होगा, हीट फ्लो रेट सेम होगा। ओके, तो यहां से यदि हम जो स्टडी स्टेट है, यदि इसको हम ऐसा हम हल्का सा लिखें तो इसका मतलब क्या होगा, dt कैपिटल T क्या है हमारा, टेम्परेचर, इक्वल टू क्या होगा, जीरो। मतलब टेम्परेचर का चेंज टाइम के साथ क्या होगा, जीरो होगा। मतलब कुछ भी एक उसकी कांस्टेंट वैल्यू रहेगी, जो भी वैल्यू है वो फिक्स रहेगी, ऐसा नहीं कि जीरो ही हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो भी उसकी वैल्यू है, T1 जो वैल्यू है, मान के चलता हूं 50 डिग्री सेल्सियस है, तो 50 डिग्री सेल्सियस ही बने रहेगा। 1 सेकंड में भी 50 डिग्री सेल्सियस, 2 सेकंड में देखूंगा, 10 सेकंड में देखूंगा, 30 सेकंड में देखूंगा, तो भी वो 50 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, टाइम के साथ वो चेंज नहीं होगा। और एक और चीज यहां पे हम क्या एज्यूम करते हैं कि जो dt बाई dx है वो क्या होता है हमारा, वो जीरो नहीं रहेगा। ओके, टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा, जो यहां पे x के रेस्पेक्ट में यदि हम आगे देखें तो आगे जाते जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होने लग जाएगा, धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, यहां से हम इधर जाएंगे तो टेम्परेचर कम है, तभी तो हीट फ्लो हो रही है। दोनों जगह टेम्परेचर सेम रहेगा, यदि dx के रेस्पेक्ट में यदि वो सेम रहता तो हीट क्यों फ्लो होती, नहीं फ्लो होती। यहां पे टेम्परेचर ज्यादा है, यहां पे टेम्परेचर कम है। ओके, तो ये क्या है हमारा स्टडी स्टेट का मतलब है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई हमको। अब हम देखते हैं स्टडी स्टेट में बात करेंगे और क्या निकालेंगे हम, रेट ऑफ हीट फ्लो। जब भी हम किसी चीज के रेट के बारे में बात करते हैं, इसका मतलब उस चीज को हम टाइम के साथ देख रहे हैं, और यहां पे क्या होगा, रेट कांस्टेंट होगा। ओके, तो कैसे लिखेंगे हम, h से हम डिफाइन करेंगे रेट ऑफ हीट का रेट, इसका मतलब क्या होगा, Q/T हम इसको बोल सकते हैं, हीट टाइम के साथ, तो वो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ हीट हो जाएगा। हीट मतलब Q, उसको हम टाइम के साथ देखेंगे तो रेट ऑफ हीट फ्लो, मतलब टाइम के साथ हीट कैसे फ्लो हो रही है उसके बारे में। और ये चीज हम देखते हैं थ्रू एनी सेक्शन, किसी भी सेक्शन से हीट फ्लो हो इसमें, ऑब्वियस सी बात है यहां से यहां जाएगी, मगर कोई भी सेक्शन, मतलब थ्रू एनी सेक्शन, कहीं से भी इसमें हीट फ्लो, ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, कैसे भी हो जाए, कोई भी सेक्शन से हीट रेट जो रहेगा वो सेम रहेगा, Q/T बोलेंगे। और इसकी वैल्यू क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किससे, टेम्परेचर डिफरेंस है, जिसको हम बोलेंगे डेल टी। ऑब्वियस ही बात है, जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, हीट फ्लो होगी। टेम्परेचर का डिफरेंस कम ज्यादा हुआ तो हीट ज्यादा फ्लो होगी, टेम्परेचर का डिफरेंस कम हुआ तो कम हीट फ्लो होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, जो भी रेट होगा हीट का वो टेम्परेचर डिफरेंस के, ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस हुआ तो ज्यादा हीट फ्लो होगी, और हर सेक्शन से सेम फ्लो होके जाएगी, वो चीज है, बीच में वेरी नहीं करेगी, जितनी निकली उतनी हीट जाएगी, बीच में चेंज नहीं होगी, वो स्टडी हीट है यहाँ पे। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, टेम्परेचर डिफरेंस है, टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा हुआ, हीट फ्लो रेट क्या होगा, ज्यादा होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होगा, एरिया से होगा। कौन सा एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो परपेंडिकुलर एरिया है, मतलब ये वाला एरिया, जैसे पेन का जो ये पीछे वाला एरिया है, ये तो ट्रायंगल पेन है, एक सर्कुलर एरिया, मतलब ऐसे एक सर्कुलर एरिया, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, इससे ये एरिया ज्यादा बड़ा रहा तो हीट फ्लो क्या होगा, ज्यादा होगा। ये एरिया यदि कम रहा तो क्या होगा, कम एरिया से हीट फ्लो होगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है किसके, एरिया के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ के। यदि लेंथ ज्यादा हुई तो हीट फ्लो रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब यदि लेंथ बहुत ज्यादा है तो हीट क्या होगी,
कम फ्लो होगी धीरे धीरे, क्योंकि उसको स्टडी फ्लो करना है। लेंथ यदि कम रही तो क्या होगा, साए से हीट फ्लो होना जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम के साथ भले चेंज नहीं होगी मगर हीट की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा वैल्यू क्या हो जाएगी, फ्लो होके हीट ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, तो ये क्या रहता है, ऐसा प्रोपोर्शनल रहता है, डेल्टी के साथ डायरेक्टली, एरिया के साथ डायरेक्टली, लेंथ के साथ इनवर्सली। यदि हम इसको पूरा कंबाइन करें तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, H इज इक्वल टू, मतलब रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू डेल क्यू बाई डेल टी। डेल क्यू बाई डेल टी भी लिख सकते हैं, क्यू बाई टी भी लिख सकते हैं, सेम मीनिंग, कोई दिक्कत नहीं। हीट का एक प्रकार का फ्लो हो रहा है, यहाँ पे कितना हीट चेंज हो रही है, टाइम कितना चेंज हो रहा है, ज्यादा उसकी वैल्यू क्या होगी, चेंज नहीं होगी। और पूरी वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, अब जितनी भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है उन सब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए हमें कांस्टेंट ले लिए के। यही के क्या होगा, हमारा थर्मल कंडक्टिविटी होगा, जो हमने बात करी हर मटेरियल की अलग होगी। तो सारे का प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा दिए और एक कांस्टेंट ले लिए हम के, और बाकी वैल्यूज क्या है, ए है, के ए डेल टी बाई एल। तो ये क्या आ जाएगी, हमारी हीट फ्लो रेट की इक्वेशन आ जाएगी, रेट ऑफ हीट कितना फ्लो हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे एनर्जी टाइम के साथ है, तो इसका मतलब क्या होगा, यहां पे इसकी यूनिट क्या होगी, यहां पे इसकी यूनिट होगी वॉट्स, यहां पे इसकी यूनिट होगी वॉट्स होगी, क्योंकि एनर्जी टाइम के साथ फ्लो हो रही है, तो यहां पे इसकी यूनिट होगी वॉट्स। ओके, ये वाला। अब इस एक्सप्रेशन को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, यदि हम क्यू बाई टी, डेल टी को हम क्यू बाई टी भी लिख सकते हैं। ओके, तो आगे देखते हैं, तो यहां से हम इसको एक और तरीके से कैसे लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू, यदि हम सिर्फ हीट की बारे में बात करें तो K A डेल टी बाई एल, ये वैल्यू थी, और Q के नीचे क्या था, T था, तो इंटू T कर देंगे। तो ये क्या है, हमारी कितनी हीट हो रही, हीट कितनी यहां पे क्या हो रही, ट्रांसफर हो रही। ये भी एक एक्सप्रेशन यूज करते हैं। यहां पे Q क्या है हमारा, Q है हमारा हीट ट्रांसफर। अब यहां पे हीट की यूनिट क्या आएगी, टाइम को तो हमने वहां दे दिया, इसका मतलब यहां पे जो हीट की यूनिट आएगी अब वो क्या रहेगी, जूल्स में रहेगी। ओके, तो ये दोनों एक्सप्रेशन हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, एक और कंडीशन के बारे में बात करते हैं। कहीं पे भी हमें हीट रोकना है तो हीट की कंडीशन कैसे आती है, एक वॉल है, जैसे हीट ट्रांसफर हमें रोकना है, रूम के अंदर कुछ हवा है, हम चाहते हैं कि बाहर हीट ट्रांसफर ना हो, तो रूम के अंदर कन्वेक्शन हो रहा है, उसको हम अभी यहां पे छोड़ते हैं। हम क्या देख रहे हैं, वॉल से हीट ट्रांसफर ना हो, मतलब दीवार से हीट बाहर ना जाए। तो जनरली हम हीट ट्रांसफर की कंडीशन कैसे लेते हैं, एक वॉल लेते हैं, ठीक है, यहां पे कुछ टेम्परेचर रहता है हमारा T1 जो बड़ा रहेगा, ऑब्वियस ही बात है, और यहां पे टेम्परेचर रहता है T2। टेम्परेचर का कैसे वेरिएशन लेते हैं हम, ऐसा लीनियर एक प्रकार का वेरिएशन एज्यूम कर लेते हैं, मतलब यहां पे टेम्परेचर ज्यादा है, आगे जाके कम हो रहा है। हीट कैसे फ्लो होगी, हीट होगी इस डायरेक्शन में फ्लो होगी, क्यों, ये हमारी क्या हो रही है, हीट फ्लो हो रही है। ये जो दीवार है, एक प्रकार से आप इसको ऐसे एज्यूम कर सकते हैं, ये घर का अंदर वाला एरिया है जो गर्म है, और बाहर वाला एरिया क्या है, ठंडा है। मान सकते हैं कि बाहर वाला बर्फीला एरिया, हम चाहते हैं कि घर के अंदर हमारा एरिया गर्म रहे, बाहर क्या है, हम कोई वेस्टर्न कंट्रीज में रह रहे हैं जहां पे क्या है, बहुत ठंडी रहती है, हम घर को एकदम गर्म करके रखें, तो हम चाहते हैं कि हीट ट्रांसफर ना हो दीवार से, तो ऐसा चीज को हम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं। वही जो अभी हमने फॉर्मूला देखा, सेम वही चीज है, हीट इस तरफ फ्लो होगी, और ये थिकनेस को कभी कभी हम डेल्टा एक्स भी मान लेते हैं, एक्स डायरेक्शन की लेंथ है तो डेल्टा एक्स भी बोल लेते हैं इसको। ओके, तो इस केस में ऐसा भी यही फॉर्मूला आएगा सेम। क्या आता है हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला, के ए डेल टी बाई डेल एक्स, ये आता है हमारा फॉर्मूला। ओके, एच के फॉर्म में लिख देते हैं। अब यहां पे क्या रहता है, माइनस साइन रहता है। यदि आप ओरिजिनल फॉर्मूलेज देखेंगे, आप ओरिजिनल जो भी आप फॉर्मूलाज देखेंगे नेट में देखेंगे, तो आपको यहां पे एक माइनस साइन दिखेगा। इस माइनस साइन का ये मतलब होता है कि हीट जो फ्लो हो रही है वो अपोजिट डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है जिस डायरेक्शन में टेम्परेचर ग्रेडियंट कम हो रहा है। ये जो डेल टी बाई डेल एक्स वाली टर्म है, मतलब या हम बोले यहां पे जो डेल टी बाई एल है, इसको हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर ग्रेडियंट बोलते हैं, कि टेम्परेचर लेंथ के साथ कैसे वेरी कर रहा है। तो जब आप ओरिजिनल फॉर्मूला देखेंगे तो वहां पे क्या आता है, माइनस साइन आता है। न्यूमेरिकल्स हम बनाते हैं तो ठीक है, माइनस साइन को नहीं लेते हैं हम वहां पे, क्योंकि हमें एक्चुअल वैल्यू चाहिए रहता है कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है। बट ये जो फॉर्मूले में माइनस साइन रहता है, ये डिनोट करता है कि हीट, ऑब्वियस ही बात है, हीट गर्म जगह से ठंडी जगह में जाएगी, तो
ये माइनस साइन ये डिनोट करता है कि जो हीट फ्लो हो रही है वो उस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है जिस डायरेक्शन में टेम्परेचर कम हो रहा है, मतलब टेम्परेचर ग्रेडियंट के अपोजिट फ्लो कर रही है, मतलब डेल टी बाई एल या हम बोले डेल टी बाई एक्स के वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, इसलिए यहां पे माइनस साइन आता है। वो बस यही चीज बताता है कि टेम्परेचर ग्रेडियंट के वो अपोजिट डायरेक्शन में हीट फ्लो कर रही है। ओके, तो ये आप ऐसा भी फॉर्मूला देखते होंगे हर जगह, तो वो यही फॉर्मूला रहता है और उसमें कोई फर्क नहीं रहता है। ओके, ये चीज के बारे में भी हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब जो हमने के के बारे में बात करी, के क्या है हमारा, के जो हमने कांस्टेंट यूज किया, ये कांस्टेंट क्या है, ठीक है, दूसरे फॉर्म में लिख देते हैं। मैंने आपको बताया क्या है, ये थर्मल कंडक्टिविटी है, इसको हम और भी क्या बोल सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी भी बोल सकते हैं हम इसको। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के जो हमने कांस्टेंट यूज किया वो क्या है, कोफिशिएंट है थर्मल कंडक्टिविटी का, और वो किस पे डिपेंड करता है, बॉडीज के ऊपर डिपेंड करता है। हर बॉडी की थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा रहेगी क्योंकि हर बॉडी अलग प्रकार से हीट कंडक्ट करेगी, कोई ज्यादा करेगी कोई कम करेगी, ठीक है। अब यदि के की वैल्यू जो है वो ज्यादा होती है किसी भी मटेरियल में, ऊपर एरो का मतलब क्या है कि उसकी वैल्यू ज्यादा है किसी भी मटेरियल की, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा मटेरियल will conduct heat, जो भी मटेरियल रहेगा वो कैसे हीट कंडक्ट करेगा, मोर रैपिडली, मतलब जो हीट है वो ज्यादा रैपिडली क्या करेगा, हीट कंडक्ट करेगा यदि किसी की के की वैल्यू ज्यादा है। ओके, अब हम प्रीवियस एक्सप्रेशन से देखते हैं, हमारा जो ये एक्सप्रेशन आया है हीट रेट का, ये वाला, यदि हम यहां से के की वैल्यू निकालें तो हम निकाल सकते हैं, सारी चीजों को इधर उधर देके बिल्कुल निकाल सकते हैं, ठीक है, निकालते हैं, चलिए। अब यदि हम उस एक्सप्रेशन से के की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी हमारी के की वैल्यू, के इक्वल टू क्या था इधर पे, क्यू बाई डेल टी था, ठीक है, तो क्यू ले लेते हैं, क्यू इंटू नीचे में एल था तो एल ऊपर आ जाएगा। ओके, के साथ क्या था, एरिया था, ठीक है, तो एरिया आ जाएगा यहां पे, और क्यू के नीचे टी भी था, क्यू के नीचे तो टाइम था, बिल्कुल हीट ट्रांसफर था, तो क्यू के नीचे रहेगा टी, और के साथ क्या था, एरिया था, ए आ जाएगा, और क्या था, डेल टी था, यही सारी टर्म्स थी वहां पे। बिल्कुल, मेरे को नहीं लगता कोई भी कंफ्यूजन होगा, हमने बस के को अरेंज किया है, ये देखिए के से एल ऊपर चले जाएगा, ए नीचे, डेल टी नीचे और टाइम है, ठीक है, तो इसी को हम क्या कर रहे हैं, यहां से हम के की वैल्यू निकाल रहे हैं इस एक्सप्रेशन से। ओके, तो ये आ गई हमारी के की वैल्यू। क्यों ऐसा कर रहे हैं हम, क्योंकि हमें यूनिट्स जानना है। अब हम यूनिट्स रखते हैं यहां पे, क्या होगी यूनिट इसकी, के की, थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होगी, तो इसकी बेसिक चीजों से हम बता सकते हैं इसकी यूनिट क्या होगी। ओके, हीट की यूनिट देखते हैं, हीट की यूनिट होती है जूल्स, ओके, इनटू लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर, डिवाइड बाय टाइम की यूनिट क्या होगी, सेकेंड्स, एरिया की यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर, और टेम्परेचर की यूनिट क्या होगी, अलग कलर से लिखते हैं, टेम्परेचर की यूनिट क्या हो सकती है, दोनों हो सकती है, केल्विन भी हो सकता है या हमारा डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है। तो कंफ्यूज नहीं होंगे सर दोनों चीज क्यों लिख रहे हैं, केल्विन भी होगा डिग्री सेल्सियस भी होगा, दोनों में से कोई एक ही चीज हम यूज करेंगे। तो याद रखना जो टेम्परेचर डिफरेंस की वैल्यू है वो केल्विन में भी हो सकती है, डिग्री सेल्सियस में भी हो सकती है। ओके, तो दोनों में से कोई एक वैल्यू ही हम यूज करेंगे। ओके, तो ये रहता है। अब यदि हम यहां से देखें क्या क्या चीज कैंसिल हो जाती है, तो मीटर खत्म, स्क्वायर गया इसका, और कोई चीज कैंसिल आउट हो रही है कि नहीं हो रही है, तो इसका मतलब बची क्या यूनिट्स, बचा हमारे पास ऊपर जूल्स, नीचे सेकेंड, और क्या बचा, मीटर, और अभी हम सिर्फ केल्विन को यूज कर लेते हैं, मीटर केल्विन, ये आई किसकी, थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट। अब यदि जूल्स पर सेकंड देखें, जूल्स क्या है, एनर्जी, एनर्जी को हम टाइम के साथ देखने लग जाते तो वो क्या बन जाती है, एक प्रकार की पावर बन जाती है, पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट्स, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, वॉट पर, ये पूरा वॉट बन गया जूल्स पर सेकंड, और नीचे में मीटर केल्विन है तो पर मीटर केल्विन।
वॉट्स पर मीटर केल्विन या जूल्स पर सेकंड मीटर केल्विन, ये क्या होगी, थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट होगी। केल्विन में भी हो सकती है, या हम बोल सकते हैं जूल्स पर सेकंड मीटर डिग्री सेल्सियस, वॉट पर मीटर डिग्री सेल्सियस, कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगी हमारी थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट। ओके, ये हो गई हमारी थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट। अब बात करते हैं डायमेंशंस की। थर्मल कंडक्टिविटी के डायमेंशंस क्या होंगे? डायमेंशंस की बात करें थर्मल कंडक्टिविटी की, ओके, सॉल्व कर सकते हैं इसको। जब भी डायमेंशन आप कभी भी पढ़ें उसको तुरंत सॉल्व करें बेसिक से, तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी किसी का भी डायमेंशन जानना के। क्या आई अभी हमारी यूनिट जूल्स, नीचे क्या था सेकंड और मीटर और केल्विन, यही आई अभी हमारी यूनिट जूल्स पर सेकंड मीटर केल्विन, किसकी, थर्मल कंडक्टिविटी की। ओके, अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं। जूल्स क्या होता है, न्यूटन मीटर, ऑब्वियस ही बात है। जूल्स एनर्जी, एनर्जी मतलब वर्क, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होगी मीटर। ओके, नीचे क्या है सेकंड्स, और एक क्या है, एक मीटर है और एक केल्विन है। ओके, अब देखते हैं न्यूटन को हम कैसे निकालते हैं। सिंपली न्यूटन मतलब क्या होता है, फोर्स, और जो क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका मतलब मास मतलब क्या होगा, केजी, केजी मतलब एम, इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर का एक आ जाएगा एल पर सेकंड स्क्वायर, तो नीचे आएगा टी का स्क्वायर, ऊपर लेके जाएंगे तो टी की पावर -2। ओके, और क्या है, एम है यहां पे, तो क्या होगा, न्यूटन का आएगा एम एल टी की पावर -2, ये न्यूटन का आ गया, इनटू मीटर है, मीटर का डायमेंशन फॉर्म क्या होगा, लेंथ, एक और आ जाएगा। ओके, नीचे सेकंड्स है, सेकंड्स का डायमेंशन फॉर्म क्या हो जाएगा, टी, और क्या है, मीटर एक और है, तो मीटर मीटर तो वैसे भी कैंसिल आउट हो जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे लेंथ है और क्या है केल्विन, तो ये मीटर मीटर तो वैसे ही कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे इसकी यूनिट क्या आएगी, एम एल टी की पावर -3 और केल्विन इनवर्स। बिल्कुल, एम बचा, एल तो बस एक ही है यहाँ पे, एल टी की पावर -2 है, ये टी ऊपर जाएगा तो -3 प्लस सॉरी -1, -2 प्लस -1 -3, टी की पावर -3, और केल्विन भी नीचे था तो केल्विन इनवर्स, केल्विन मतलब कैपिटल के। तो ये क्या आ जाएगी हमारी थर्मल कंडक्टिविटी का डायमेंशन फॉर्म, एम एल टी की पावर -3 केल्विन इनवर्स, ये डायमेंशन आ गया। ठीक है, अब एक चीज याद रखिएगा, जो के की वैल्यू रहती है वो कभी कभी टेम्परेचर के साथ वेरी करती है स्लाइटली। थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू जैसे से किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो वो स्लाइटली वेरी करती है, बट हम अपने चीजों में ये एज्यूम करेंगे कि हम जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज में काम कर रहे हैं उस पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज में थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू वेरी नहीं करेगी, हम ऐसा एज्यूम करेंगे। क्योंकि टेम्परेचर जब बहुत ज्यादा हाई लेवल में चेंज होता है तो थर्मल कंडक्टिविटी चेंज हो सकती है, मतलब टेम्परेचर के साथ वो वेरी कर सकती है, बट हम जिस रेंज में काम करेंगे उस रेंज में हम क्या मानेंगे, थर्मल कंडक्टिविटी वेरी नहीं कर रही है। ओके, और एक और टर्म डेल टी बाई जो एल आया था हमारे एक्सप्रेशन में, उसको हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर ग्रेडियंट। इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर ग्रेडियंट बोलते हैं, याद रखिएगा। तो मतलब इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर उस ऑब्जेक्ट की लेंथ के साथ कैसे चेंज हो रहा है इस बारे में वो बता रहा है, कैसे वो हो रहा है। ठीक है, और हम जानते हैं मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं किसी भी चीज के, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नहीं होते। इसका मतलब जितने भी मेटल्स होंगे उन सबकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू जितने भी क्या होंगे, नॉन मेटल्स होंगे। ओके, तो ये था हमारा पूरा इससे रिलेटेड। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा थर्मल करंट। क्या होता है, हीट फ्लो रेट को ही हम क्या बोलते हैं, थर्मल करंट बोलते हैं। एंड थर्मल रेजिस्टेंस, थर्मल करंट एंड थर्मल रेजिस्टेंस के बारे में देखते हैं।
इसको हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि जब भी हम हीट ट्रांसफर पढ़ते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक प्रकार का इलेक्ट्रिकल एनालॉजी से कंपेयर करते हैं। मतलब जैसे इलेक्ट्रिकल्स में हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस लेते हैं, कहीं पे भी करंट का फ्लो होता है तो हम रेजिस्टेंस ले लेते हैं बीच में। तो वैसे ही हम जिस भी जगह से हीट का फ्लो हो रहा है उस पूरे जगह को, उसकी एरिया और उसकी थर्मल कंडक्टिविटी को हम रेजिस्टेंस मान लेते हैं। तो इससे क्या होता है, हीट की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है उसको सॉल्व करना बहुत ईजी होता है। तो इसीलिए हम एक ऐसा एनालॉजी यूज करते हैं थर्मल करंट एंड थर्मल रेजिस्टेंस के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है हमारा थर्मल करंट? तो द रेट ऑफ हीट फ्लो, मतलब क्या, H, मतलब क्या, Q बाई टी। तो द रेट ऑफ हीट फ्लो, इसी को हम क्या बोलते हैं, इज नोन एज थर्मल करंट। तो जो हमारा H रहता है, जो हमारा होता है H इक्वल टू Q बाई टी, उसी को हम क्या बोलते हैं, थर्मल करंट बोलते हैं। ओके, इसी को हम बोलते हैं थर्मल करंट। और कैसे डिनोट करते हैं हमें पता है, इट इज डिनोटेड बाई, कैसे डिनोट करते हैं हम, H से डिनोट करते हैं। H मतलब क्या, Q बाई टी, हीट का फ्लो टाइम के साथ, इसी को हम क्या बोलते हैं, थर्मल करंट बोलते हैं। तो हमने थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट देखी, हीट 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 रेट ऑफ हीट फ्लो की हमने यूनिट नहीं देखी, ठीक है, मतलब हीट ट्रांसफर की हमने यूनिट नहीं देखी। तो उसकी यूनिट के बारे में हम देख लेते हैं। तो यदि हम H की यूनिट की बात करें तो H क्या था हमारा, Q बाई टी था, हीट बाई टाइम था। इसका मतलब क्या होगा, जूल्स बाई सेकेंड है, इसकी जो इसका यूनिट है वो क्या है, जूल्स बाई सेकेंड है। ओके, अब यदि हम इसको, ऑब्वियस ही बात है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, वॉट भी बोल सकते हैं। जूल्स बाई सेकेंड मतलब वॉट्स भी बोल सकते हैं, कैपिटल में लिखते हैं। अब यदि हम इसका डायमेंशन देखें यहां से, तो डायमेंशन फॉर्म में क्या होगा, मतलब यहां से हमें एक और चीज क्या मिल रही है, डायमेंशन मिल रहा है किसका, रेट ऑफ हीट फ्लो का। तो जूल्स क्या हो जाएगा हमारा, न्यूटन मीटर, और नीचे क्या है हमारा, सेकेंड। न्यूटन मीटर की वैल्यू पुट करेंगे हमारी, तो न्यूटन की फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ml टी की पावर -2, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू मीटर है हमारा, तो मीटर का क्या हो जाएगा L, डिवाइड बाय सेकेंड्स है तो सेकेंड्स का क्या हो जाएगा T। तो इसका मतलब रेट ऑफ हीट ट्रांसफर मतलब थर्मल करंट, थर्मल करंट की यूनिट क्या होगी, m L स्क्वायर, 2L है, और T की पावर -3, ml स्क्वायर टी की पावर -3। तो ये क्या आ जाएगा हमारा थर्मल करंट, या हम बोले हीट फ्लो रेट की डायमेंशन, और उसकी यूनिट्स तो हमको पता है, डायमेंशन क्या हो जाएगा, ml स्क्वायर टी की पावर -3। ओके, आगे बढ़ते हैं, फिर से एक बार ये वाला इक्वेशन देखते हैं। क्या है हमारा इक्वेशन, H, और इसको हम कैसे लिखते हैं, Q बाई टी भी लिख सकते हैं, या हम डेल Q बाई डेल टी भी लिख सकते हैं, बिल्कुल। ओके, अब इसकी वैल्यू क्या होती है हमारी, KA डेल टी बाई एल, ये वैल्यू रहती है हमारी, बिल्कुल। और डेल टी को अब हम और अच्छे से लिख लेते हैं, क्या है, एक प्रकार का टेम्परेचर डिफरेंस ही है। तो KA और डेल टी कैसा लिख देते हैं, T1 माइनस T2, मतलब बड़े टेम्परेचर से माइनस छोटा टेम्परेचर बाई एल। ओके, ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया। अब हम इस एक्सप्रेशन से एक और चीज क्या कर सकते हैं, ये जो KA है, ये KA को हम L के नीचे दे सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि L के नीचे जो भी वैल्यू रहेगी वो क्या हो जाएगी, उसके ऊपर में ही आएगी। तो KA को हम नीचे लिख देते, तो ऊपर क्या बचेगा, T1 माइनस T2 बाई L बाई K, ऐसा लिख सकते हैं। KA को हम L के नीचे ले लेंगे, ऑब्वियस ही बात है, इसको हम ठीक करेंगे तो वो ऊपर ही आ जाएगा, तो ऐसा हम नीचे लिख सकते हैं। ओके, तो ये जो पूरी वैल्यू है हमारी, ये जो पूरी वैल्यू है, ये यही हमारी क्या है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी वैल्यू को हम बोलते हैं थर्मल, थर्मल बोले या स्लैश हीट करंट बोलते हैं। मतलब ये जो एक्सप्रेशन आया है ऐसे फॉर्म में, मतलब वो ये एक्सप्रेशन, यही वाला एक्सप्रेशन, इसी एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं थर्मल और हीट करंट बोलते हैं। ओके, अब यदि यहां से मैं ये L बाई KA की वैल्यू ले लेते हैं, L बाई
के की वैल्यू ले लेता हूं यहाँ से, सिर्फ एल बाई के को देखते हैं क्या होता है। तो एल बाई के क्या होगा हमारा, अब हम सीधा कंपेयर करते हैं ये दोनों इक्वेशन को। कौन सी दो इक्वेशन को कंपेयर करें हम, तो क्या करेंगे, एल बाई के की हम यदि वैल्यू रख लें, अब ये कैसे होगा, फर्स्ट और एकदम लास्ट वाले को आप देख सकते हैं, यहां से यदि हम एल बाई के यहां रख लें तो एच क्या होना पड़ेगा, एच को नीचे आना पड़ेगा T1 माइनस T2 के नीचे। तो वही चीज कर रहे हैं, एल बाई के को हम सीधा यहां ले रहे हैं और एच को नीचे ले रहे हैं। तो क्या आएगा हमारा एक्सप्रेशन, T1 माइनस T2 बाई एच, यही है हमारा रेट ऑफ हीट ट्रांसफर एच। तो ये एक्सप्रेशन आएगा यदि हम एल बाई के की वैल्यू ले लें, बिल्कुल। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, इसको डेल टी बाई एच भी बोल सकते हैं, बिल्कुल। तो ये जो टर्म है हमारी एल बाई के, ये क्या बताता है, हमारा थर्मल रेजिस्टेंस बताता है कि सॉरी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। तो एल बाई के हमारा क्या बताएगा, थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू। एल बाई के क्या है हमारा, थर्मल रेजिस्टेंस। ओके, अब ये जो हमने एक्सप्रेशन लिया है, ऐसा हमने क्यों लिया है, क्योंकि ये क्या होता है, ये क्या है हमारा थर्मल करंट और इलेक्ट्रिकल करंट, ये जो सेम चीज होती है, ये क्या होती है, सिमिलर होती है। यदि हम किससे, इलेक्ट्रिकल से हम कंपेयर करें, इलेक्ट्रिकल एनालॉजी से हम कंपेयर करें, तो ये एक्सप्रेशन सेम होता है। ये एक्सप्रेशन क्या है, H इज इक्वल टू T1 माइनस T2 L बाई के। तो सेम इलेक्ट्रिकल में कैसा एक्सप्रेशन होता है, I इज इक्वल टू क्या होता है, V1 माइनस V2 बाई R। ये एक्सप्रेशन रहता है इलेक्ट्रिकल का, बिल्कुल। और अच्छे से लिख लेते हैं, क्या होगा, I इज इक्वल टू V1 माइनस V2 बाई R। ये जो हमारा एक्सप्रेशन है, इलेक्ट्रिकल में जब भी हम सॉल्व करते हैं तो सेम ऐसा ही एक्सप्रेशन रहता है। करंट और ओम्स लॉ से यदि आप देखेंगे तो यही आता है। यहां पे V1 माइनस V2 क्या होता है, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं इसको, पोटेंशियल तो सेम जैसे ये यहाँ पे इलेक्ट्रिकल करंट हुआ, ये वाला एक्सप्रेशन हमारा क्या हो जाएगा, H मतलब क्या हो जाएगा हमारा थर्मल, या हम उसको बोल सकते हैं हीट करंट। ऐसा हम क्यों इसको एनालॉजी में ले रहे हैं, ताकि जब हम न्यूमेरिकल बनाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना इजीली सॉल्व होता है ऐसा करने से। ओके, और R क्या है आपको पता है, रेजिस्टेंस की है, मतलब जो थर्मल रेजिस्टेंस है उसको भी हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, R से हम डिनोट कर सकते हैं। ये क्या है, एक प्रकार का हमारा थर्मल रेजिस्टेंस है R। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस रहता है, वैसे ही हम क्या लेंगे, थर्मल रेजिस्टेंस लेंगे। ओके, अब यदि हम यूनिट्स के बारे में बात करें थर्मल रेजिस्टेंस की, तो देख लेते हैं थर्मल रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी, क्योंकि जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको थर्मल रेजिस्टेंस की यूनिट लिखनी पड़ेगी वहां पे। तो देखते हैं थर्मल रेजिस्टेंस, इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, R से डिनोट करेंगे, और क्या होगा वो L बाई के, यही होगा हमारा, बिल्कुल। और यदि हम इसको आगे देखें तो यही क्या है हमारा, डेल टी बाई एच भी है, मतलब T1 माइनस T2 बाई एच, बिल्कुल। अब यदि हम यहां पे यूनिट्स रखें तो यूनिट रख सकते हैं। सबसे पहला डेल्टा टी, टेम्परेचर डिफरेंस की वैल्यू दोनों में हो सकती है, मतलब केल्विन में भी हो सकती है और डिग्री सेल्सियस में भी हो सकती है, तो इसलिए मैं दोनों को एक साथ रख लेना, दोनों में से कोई एक होगा, केल्विन होगा या डिग्री सेल्सियस होगा। ओके, तो ये तो दोनों में से कोई भी एक रहेगा। बाकी हीट ट्रांसफर की यूनिट क्या होगी, जूल्स पर सेकंड, तो नीचे जूल्स, ऊपर क्या आ जाएगा हमारा, सेकंड आ जाएगा, बिल्कुल। अब सेम इसकी भी वैल्यूज हम रख सकते हैं यहाँ पे, जूल्स पर सेकंड क्या हो जाएगा हमारा, वॉट हो जाएगा। तो मैं सिर्फ एक यूज करता हूँ, केल्विन यूज करता हूँ, केल्विन, डिग्री सेल्सियस भी यूज कर सकते हैं, और जूल्स पर सेकंड क्या हो जाता है, नीचे में वॉट आ जाएगा। तो इसका मतलब थर्मल रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, केल्विन बाई वॉट होती है। जब हम अपने हीट ट्रांसफर में देखेंगे तो क्या होगी, ये है कौन सी उसकी एसआई यूनिट हमारी, क्योंकि जब न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तो हमें लिखना पड़ेगा, और जब भी आप अभी अलग से थर्मल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो आपको उसकी यूनिट लिखनी पड़ेगी, तो वो क्या होगा, केल्विन बाई वॉट होगी, याद रखिएगा। ओके, डायमेंशन भी देख सकते हैं हम इसका, डायमेंशन की बात करें तो सेम बीच में से किसी एक का लेते हैं, क्या है, तो क्या वैल्यू होगी, केल्विन, टेम्परेचर का, सेकेंड्स है तो सेकेंड्स क्या होगा, ये सेकेंड्स का टी। ओके, और जूल्स है तो जूल्स को हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर, बिल्कुल लिख सकते हैं ऐसा। केल्विन सेम वैसी रहेगा, टेम्परेचर भी वैसी रहेगा। अब न्यूटन, तो न्यूटन क्या होगा, फोर्स इंटू एक्सेलरेशन,
तो मास इनटू एक्सेलरेशन, मास का m और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर का एक ठोक और लेंथ यहां पे। ये हो गया। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, L स्क्वायर टी की पावर -2 और टी भी ऊपर में है तो टी को कैंसल आउट। ठीक है, पहले एक बार और स्टेप लिख लेते हैं। m L का स्क्वायर हो जाएगा, L स्क्वायर टी की पावर -2। अब क्या होगा, एक टी और एक टी कैंसल आउट हो जाएगा, केल्विन भी ऊपर में, तो पूरी यूनिट क्या आ जाएगी हमारी, m की पावर -1। ओके, m की पावर -1, l किसी के साथ कैंसिल नहीं होगा तो l की पावर -2, टाइम का एक है ऊपर जाएगा तो 2 हो जाएगा, और एक और है तो टाइम की पावर 3 हो जाएगी, बिल्कुल ऊपर जाएगा और ये 3, तो टाइम की पावर 3 और केल्विन तो ऊपर है ही। ये क्या होगा हमारा थर्मल रेजिस्टेंस का डायमेंशन। तो ये सारी चीजें भी आपको पूछेगा एग्जाम में तो हम कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया। अब सारी चीजें हमने कर ली, अब हम क्या कर सकते हैं, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बना सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। एक हीट ट्रांसफर से रिलेटेड एक सिंपल सा क्वेश्चन बनाते हैं ताकि हमें और समझ में आए। तो कैलकुलेट द रेट ऑफ हीट लॉस थ्रू ए ग्लास विंडो ऑफ एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड थिकनेस 0.4 सेंटीमीटर। एक खिड़की है, ग्लास की विंडो है, उससे कितना हीट बाहर जाएगी वो बताओ बोल रहा है। जो खिड़की का एरिया क्या है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और खिड़की की थिकनेस कितनी है, मतलब कितनी थिक है वो, मोटी कितनी है, 0.4 सेंटीमीटर। व्हेन टेम्परेचर इनसाइड इज 37 डिग्री सेल्सियस एंड आउटसाइड इज -5 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये लोग वही वैसा ही क्वेश्चन, मतलब कोई फॉरेन कंट्री का है, ये वेस्टर्न कंट्री का है, जहां बाहर टेम्परेचर -5 है, मतलब बर्फ जम रही है, अंदर इंसान गर्म करके रखा है। तो एक खिड़की है घर की दीवार में, क्वेश्चन इमेजिन करना जरूरी रहता है। घर के अंदर 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन है, ठीक है, गर्म है, बाहर -5 डिग्री सेल्सियस है, तो अंदर से बाहर हीट लॉस होगी, कितनी होगी वही पूछ रहा है। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द ग्लास, ग्लास का हमें बताया थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है, 2.2 इंटू 10 टू द पावर -3 कैल, मतलब कैलोरीज पर सेंटीमीटर केल्विन। ओके, तो यहां पे यूनिट अलग दी है, जूल्स के बदले कैलोरी दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर सेकंड मीटर के बदले सेंटीमीटर केल्विन दिया है, तो वही यूनिट है, बाकी सब सेंटीमीटर में दिया, तो हम बाकी सबको सेंटीमीटर में ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। और जो हीट लॉस भी आएगा वो भी किस में आएगा, हमारा कैलोरीज में आएगा, यहां पे याद रखिएगा। ओके, तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो फर्स्ट हम क्या लिखेंगे, अपना गिवन वैल्यूज, क्या क्या हमें गिवन है, क्या क्या चीज हमें गिवन है। एरिया गिवन है हमें सबसे पहला, विंडो का कितना है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या है, खिड़की का एरिया है। थिकनेस गिवन है कितनी, 0.4 सेंटीमीटर। ओके, T1 गिवन है हमें, मतलब अंदर का टेम्परेचर बोलो, ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूं, Ti भी लिख देता हूं, T1 भी और Ti भी, मतलब रूम के अंदर का टेम्परेचर, वो कितना दिया है, 37 डिग्री सेल्सियस। ओके, T2 मतलब ये कहां का टेम्परेचर है, बाहर का, तो TO भी लिख देते, T आउटर, और वो कितना दिया है, -5 डिग्री सेल्सियस। हीट कहां से जाएगी, 37 से 5 डिग्री सेल्सियस में जाएगी। ओके, और थर्मल कंडक्टिविटी दी है हमें K, सबस्क्रिप्ट में G लिख देता हूं, मतलब ग्लास की कितनी गिवन है वो हमें, 2.2 इंटू 10 टू द पावर -3 कैलोरी पर सेकेंड सेंटीमीटर केल्विन। ओके, ये सब यूनिट हमें गिवन है। तो डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनाने से क्या होगा, एकदम बढ़िया आइडिया हो जाएगा। तो ये क्या है, हमारी खिड़की, इस खिड़की को हम कहां से देख रहे हैं, अभी हम साइड से देख रहे हैं। ओके, ये इसका साइड व्यू है, और यदि कोई रूम के अंदर से देख रहा होगा तो उसको कैसा दिखेगा, उसका फ्रंट व्यू। मगर जब हम हीट ट्रांसफर कैलकुलेट करेंगे तो हमें उसको साइड से इमेजिन करना पड़ेगा। ये क्या है, उसका फ्रंट व्यू। ओके, मतलब रूम के अंदर से कोई ऐसे खिड़की देख रहा होगा तो उसको फ्रंट व्यू दिखेगा। हम क्या उसको साइड से एनालिसिस कर रहे हैं, ये उसका
साइड व्यू, और कोई रूम के अंदर से देख रहा होगा तो ये फ्रंट व्यू। ऐसा क्यों? बस देखने के लिए, बस हमारे लिए एनालिसिस करना आसान हो जाएगा उससे, और इमेजिन करना। अंदर का टेम्परेचर क्या है हमारा? T1 है। अंदर का टेम्परेचर है हमारा T1 जो दिया है कितना, 37 डिग्री सेल्सियस। बाहर का टेम्परेचर कितना है? कम है, जो कितना है? T2। ओके, ये हमारा ऐसा टेम्परेचर का वेरिएंट, बाहर से ज्यादा अंदर से कम। ओके, और थिकनेस गिवन है यहाँ पे हमें इसकी, तो वैल्यूज हम नहीं लिख रहे क्योंकि गिवन डाटा में लिख ली है T, और थर्मल कंडक्टिविटी इसकी K गिवन है, एरिया भी इसका गिवन है। वो एरिया कौन सा वाला होगा? ये वाला एरिया होगा, याद रखिएगा, क्योंकि हीट ना ऐसे फ्लो होगी उससे, ऐसे अंदर से बाहर जाएगी, मतलब ऐसे बाहर जाएगी। हम उसको साइड से देख के एनालिसिस कर रहे हैं, मतलब हीट यहां से खिड़की से अंदर से ऐसे बाहर जाएगी ना, तो जब कोई जो सामने से देख रहा होगा उसके लिए वो हीट ऐसे जाएगी। ओके, तो मेरे हिसाब से इमेजिन करना मुश्किल नहीं होगा। तो एरिया कौन सा होगा? ये वाला एरिया होगा, मतलब जिस हीट फ्लो जिस परपेंडिकुलर एरिया से करती है उसको लेते हैं। यहां पे ऐसे हीट फ्लो करेगी, तो हम साइड से देख रहे हैं, सामने से वो एरिया ये होगा, तो ये एरिया से हीट निकलेगी, मतलब तो हीट फ्लो के परपेंडिकुलर एरिया लेते हैं हम अपना। ओके, एरिया की भी वैल्यू गिवन है। ओके, नॉर्मल सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या फॉर्मूला लगेगा हमारा? हीट फ्लो रेट निकालना है हमें, इसका मतलब H निकालना है, मतलब क्या? Q/T क्या हो जाएगा? KA del T बाई, अब इसके नीचे में हम क्या करेंगे? L नहीं लिखेंगे, क्योंकि L क्या है? L ही तो यही है हमारा, यहां पे हमें थिकनेस गिवन है, यही लेंथ को हमें वो गिवन बोला है, ठीक है? तो यहां पे हम थिकनेस लिखेंगे। ओके, तो हमारे पास एक T भी एक टर्म है, तो यदि कंफ्यूजन ना हो करके हम एक और चीज से डिनोट कर देते हैं, मतलब हम ले लेते हैं डेल्टा। डेल्टा भी एक प्रकार की थिकनेस ही बताएगा, तो यहां पे नीचे क्या आ जाएगा? डेल्टा ले लेते हैं, ताकि वो थिकनेस ही आएगी, ऑब्वियस ही बात है, लेंथ ही आएगी वहां पे। ओके, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? वैल्यू पुट कर सकते हैं, बिल्कुल पुट करते हैं वैल्यू। थर्मल कंडक्टिविटी कितनी दी है हमें? 2.2 इंटू 10⁻³ इंटू एरिया, सब सेंटीमीटर में ही रखते हैं क्योंकि थर्मल कंडक्टिविटी भी सेंटीमीटर में ही है, 1000 इंटू डेल्टा टी। तो डेल्टा टी कैसा होगा? टेम्परेचर कितना है? 37 माइनस ब्रैकेट में -5, ये होगा। और पूरा किससे डिवाइड होगा? ये थिकनेस से, जो कितनी है? थिकनेस है हमारी 0.4 सेंटीमीटर। ओके, तो यहां से हम जैसी कैलकुलेट करेंगे इसको, 2.2 इंटू 10⁻³ इंटू 1000 इंटू 37 माइनस -5 डिवाइड बाई टी, तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा 231 हीट ट्रांसफर जूल्स पर सेकेंड। तो यहां पे क्या आएगा? कैलोरीज पर सेकेंड। 231 कैलोरीज पर सेकेंड, ये आ जाएगा हमारा आंसर। इसको आप कैलकुलेट करेंगे, मैंने भी एक बार कैलकुलेट करके देखा है, एग्जैक्ट आपका यही आंसर आएगा। ये क्वेश्चन भी क्या हो गया हमारा? सॉल्व हो गया। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू रॉड्स ए एंड बी, दो रॉड्स हैं ए एंड बी ऑफ इक्वल लेंथ। ओके, दोनों की लेंथ क्या है? इक्वल है। ईच रॉड हैज इट्स एंड एट ए टेम्परेचर T1 एंड T2। दोनों रॉड का एक एक एंड टेम्परेचर T1 पे और अगला एंड T2 पे है। व्हाट आर द कंडीशंस दैट विल एंश्योर इक्वल रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट थ्रू दी रॉड्स ए एंड बी? ओके, क्या कंडीशन रहेगी जब हीट फ्लो रेट क्या होगा? इक्वल होगा, और वो क्या कंडीशन श्योर करेगी? ऐसा बोल रहा है, बताइए क्या कंडीशन होगी? बस बताया क्या है? उसकी लेंथ बस इक्वल है, अभी बस यहां पे यही कंडीशन बोला है। इसका मतलब एरिया और थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में हमें नॉलेज नहीं दी है। ओके, ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया। T1 T2 दोनों एक एंड में, मतलब दो रॉड है, दोनों रॉड का टेम्परेचर एक T1 T2 पे है और अगला सेम दोनों के टेम्परेचर में है, बस दोनों की लेंथ सेम है। तो क्या कंडीशन होगी जब दोनों में से क्या होगा? बराबर हीट ट्रांसफर होगा। ओके, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं? डायग्राम बनाते हैं, ताकि हमें आसानी से समझ में आए क्या क्वेश्चन दिया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डायग्राम देखते हैं। दो ठोक रॉड्स है, और कंडीशन हमें क्या गिवन है वो इंपॉर्टेंट है, तभी इसका हम क्या कर पाएंगे? डायग्राम बना पाएंगे। कंडीशन हमें क्या दी है? जो L1 है
वो बराबर है L2 के। बस यही कंडीशन हमें गिवन है, मगर वो एरिया और थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में कुछ बात नहीं किया। इसका मतलब जो फर्स्ट वाले का क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो बराबर नहीं होगा L2 के, और जो थर्मल कंडक्टिविटी होगी फर्स्ट वाले की वो भी बराबर नहीं होगी थर्मल कंडक्टिविटी सेकंड के, क्योंकि सब बराबर हो गई तो क्या टेंशन, फिर तो ऐसी ही हीट ट्रांसफर हो जाएगा। बस लेंथ बराबर है वो बोला है, A1 A2 बराबर नहीं है। इसका मतलब एक रॉड का एरिया छोटा बनाते हैं और अगला रॉड का एरिया थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, क्योंकि दोनों का एरिया क्या है, सेम नहीं है। ओके, ये हो गया। और दोनों क्या है, सेम टेम्परेचर से कनेक्टेड है, मतलब एक ऐसी बॉडी से कनेक्टेड है जिसका टेम्परेचर T1 है। ये एक बॉडी से कनेक्टेड है, दोनों एकदम सेम, और दोनों की हमारी लेंथ भी सेम है। ये हमारा टेम्परेचर T1 पे और ये बॉडी हमारी टेम्परेचर T2 पे, और दोनों की हमारी लेंथ भी सेम है। ओके, तो ये क्या बन गया हमारा, कंडीशन का डायग्राम बन गया। दो और दोनों के एरिया क्या होंगे, अलग अलग होंगे, एक मोटा और एक पतला, हमने इसीलिए बनाया A1 A2 K1 K2। ओके, तो अब सेम रेट हीट फ्लो होना चाहिए, उसके लिए क्या कंडीशन रहेगी, तो सॉल्व करते हैं। मतलब इसका मतलब क्या होगा, जो हीट फ्लो रेट होगा फर्स्ट वाले का वो बराबर होना चाहिए हीट फ्लो रेट सेकंड वाले का। ओके, तो K1 A1 del T डिवाइड बाय क्या होगा, L, जो दोनों में सेम है, K2 A2 del T डिवाइड बाय L। सिंपल फॉर्मूला रखा मैंने H का। ओके, अब यहां से क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, टेम्परेचर सेम है दोनों जगह, क्योंकि दोनों सेम चीजों से कनेक्टेड है, तो टेम्परेचर कैंसिल। दोनों की लेंथ क्या है, सेम है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब क्या आएगा एक्सप्रेशन, K1 A1 इज इक्वल टू K2 A2। बाकी सब चीजें तो सेम थी, कैंसिल आउट हो गई। अब इसी का जो रेशियो होगा वही हमारा आंसर होगा। मतलब यदि यहां से मैं लिखूं A1 ले लूं और A1 के नीचे क्या आ जाएगा, मेरा A2 आ जाएगा, इधर पे क्या है K2 है, और K2 के नीचे आ जाएगा मेरा K1, मतलब थर्मल कंडक्टिविटी है। तो ये क्या होगा मेरा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। ऐसी कंडीशन रही दोनों की, तो क्या होगा इस केस में, सेम हीट ट्रांसफर होगा। दोनों की सेम ऐसी कंडीशन रही, तो अब ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर सेम हीट ट्रांसफर। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन होनी चाहिए, तभी क्या होगा, दोनों में हीट ट्रांसफर क्या होगा, सेम होगा। ऐसा यदि उनका रेशियो हुआ तो यही क्या है, हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन। आंसर आ गया। ओके, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। ओके, तो आज ये वाले लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि जब रॉड सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट रहेंगे तो कैसे हम उसमें इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी निकालते हैं, किसी बीच के जंक्शन का टेम्परेचर हम कैसे निकालेंगे, ये सब चीजों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और फिर उसके बाद हमारा अगला टॉपिक शुरू हो जाएगा, कन्वेक्शन। तो बने रहिए हमारे साथ। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू।